नमस्कार दोस्तों, बीच बहस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये कार्यक्रम समसामयिक विषयों पर आधारित होता है। आज हम बात करेंगे 26/11 के मुंबई हमले की, और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं कर्नल देवानंद गुर्जर साहब। नमस्कार गुर्जर साहब। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। कर्नल साहब ने टेररिज्म इन इंडिया विषय पर पीएचडी की है और ये पूर्व सैनिक सेवा परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं। इन्होंने अपने सेवा काल में उग्रवाद की लड़ाई के खिलाफ श्रीलंका, पंजाब और कश्मीर में बहुत लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी हैं। इसके साथ इन्होंने उग्रवाद के बदलते स्वरूप को 1980 से लेकर 2016 तक भी बड़े नज़दीक से आपने देखा। जी बिल्कुल बिल्कुल, सेना में रहे थे तो देखने का मौका मिला था सर। जी कर्नल साहब। कर्नल साहब, आज से लगभग 12 साल पहले यानी 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर टेरर अटैक हुआ था, और वो इतना ज़बरदस्त अटैक था जिसके घाव आज भी ताज़ा हैं, जिसे हम 26/11 के हमले के रूप में जानते हैं। और ये हमला पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवादी ग्रुप था लश्कर-ए-तैयबा, उसने ये अंजाम दिया था। ये हमला क्या था और इसके बारे में आप क्या? जी, सबसे पहले तो मैं आज इस दिन के उपलक्ष्य में हमारे उन शहीदों को जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया उनको नमन करना चाहूँगा, क्योंकि उनका बलिदान अगर नहीं होता तो आज हम देश सुरक्षित नहीं होता। मेजर उन्नी कृष्ण साहब उस ऑपरेशन में एनएसजी के अधिकारी थे जो शहीद हुए थे। वो सौभाग्यवश मैं ये कह सकता हूँ कि वो मेरी रेजिमेंट के थे। वो 7 बिहार रेजिमेंट के थे और मैं 9 बिहार रेजिमेंट का हूँ। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारी रेजिमेंट ने देश के ऐसे कार्य में भागीदारी निभाई। आपने पूछा कि ये हमला क्या था। देखिए साहब, ये हमला 2008 में, मैं इसको टेररिस्ट हमले का नाम दे करके छोटा नहीं करना चाहता जी। ये हमला देश को तोड़ने की एक साजिश के तहत हमला था, और ये हमारी इकोनॉमिक कैपिटल जिसको मुंबई कहते हैं उसको ध्वस्त करने का प्रयास था। और अगर आपको ध्यान हो, उस समय हमारी जीडीपी करीब 9.3% की रेट से चल रही थी, जो गिर करके अराउंड 6% आ गई थी। तो ये हमला देश की संप्रभुता, देश की अखंडता पर मैं मानता हूँ। पर ये हमला जिस प्रकार से पाकिस्तान लश्कर-ए-तोयबा एलईटी के माध्यम से किया, और एलईटी के माध्यम से अकेला एलईटी नहीं था साहब, देश को समझना पड़ेगा कि आईएसआई, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान, इन्होंने करीब 3 महीने 24 व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करके ट्रेनिंग किया, और फाइनली 10 व्यक्तियों को, 10 टेररिस्ट को, और उनके अल हुसैनी एक नेवल शिप था। तो जब पाकिस्तान से अल हुसैनी नेवल शिप पे लाए ये 25 की रात को, और फिर 26 को सुबह इन्होंने एक हमारा जो समुद्र डीप सी के अंदर जो मछलियां पकड़ते हैं, और उसका नाम था कुबेर, आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस हुआ था। कुबेर ट्रॉवल को पकड़ करके उसके माध्यम से ये मुंबई पहुंचे। और जब ये मुंबई में आए तो इनके 10 आदमियों की 2-2 आदमी की टोली बनाई गई, 5 टुकड़ियों में आए। और ये आने के बाद टोटल हमारे जो मुंबई में जिस प्रकार से ऑपरेशन हुआ, 174 इंक्लूडिंग 9 टेररिस्ट ये मारे गए थे। 163 हमारे नागरिकों की हत्या की थी, निर्मम हत्या। इसके अंदर सीएसटी मुंबई का स्टेशन था, ताज होटल था, और उसके अंदर एक नीरम एक बेकरी पर भी हुआ था। उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। 3-4 जगह पर ये जा करके ये हमला करते हैं। और इसके अंदर से जब ये मुंबई में आते हैं तो एक यहाँ बड़ी मैं आपसे बात बताना चाहूँगा साहब, वो ये कि इस हमले की छोटी मोटी खबर जो सरकार थी महाराष्ट्र की को, उसको हमारी इंटेलिजेंसीज ने दी थी। पर हो सकता है इतनी रोज उस दिन में, वो जमाना वो था जहाँ कोई महीना ऐसा गुजरता ही नहीं था देश के अंदर की कहीं टेररिस्ट अटैक्स नहीं होते थे, तो इस कारण ये होता है। तो जिस प्रकार से इन्होंने इतना हमारा नुकसान किया और पता भी नहीं लगा, आप देखिए, और ताज होटल, इकोनॉमी को बर्बाद करने का प्लान था और देश को तोड़ने का प्लान था। तो मैं मानता हूं ये एक बहुत ऐसा हादसा हुआ था जिसने देश को झिझोड़ के रख दिया था। यहीं पर ही मैं एक बात और आपके माध्यम से रखना चाहूंगा देश के नागरिक। देखिए 2001 में ट्विन टावर के ऊपर हमला होता है।
उस हमले के दौरान उसी साल वो भी सितंबर का होता है और दिसंबर के महीने के अंदर हमारी पार्लियामेंट पे हमला होता है। उससे पहले जम्मू कश्मीर की असेंबली पे हमला होता है। तो 2001 दुनिया के पटल पर जब हमला होता है तो उनको लगने लगा कि टेररिज्म नाम की कोई बीमारी है, वरना उससे पहले दुनिया में कोई बात नहीं मानता था। और 2008 के बाद जिस प्रकार भारत सरकार और भारत के नागरिकों ने यह फैसला किया कि अब और नहीं, तो मैं मानता हूं एक बहुत बड़ी वो संकेत था। अच्छा, मैं एक पूछना चाहूँगा कर्नल साहब, आखिर पाकिस्तान ऐसा क्यों करता है? क्या ये हमारी जीडीपी को डाउन करने के लिए, या यहाँ पे बिखराव के लिए, या एक कोई कम्युनल संघर्ष पैदा करने के लिए क्यों करता है? इस तरह के आतंकवादी हमला करके उसको क्या हासिल होता है? देखिए साहब, टेररिज्म एक टूल है जी, और ये दुनिया के देश, पाकिस्तान जैसे आपको पता बना ही एक धर्म के आधार पर था। और पाकिस्तान चाहता था कि भारत पर ज़्यादा पाकिस्तान अकेला क्यों, यूके को कहो, पूरी दुनिया चाहती थी कि जब 47 में भारत के टुकड़े 2 हुए थे, वो सब चाहते थे ज़्यादा टुकड़े हों, और इसीलिए और कश्मीर की बीमारी छोड़ दी। और क्योंकि पाकिस्तान उस मानसिकता के आधार पर पैदा हुआ था जो भारत के टुकड़े करना चाहता था और ज़्यादा, और वो टुकड़े हो नहीं पाए किन्हीं कारण। और 1971 आते आते उसने जितनी कोशिश कर ली, उसको पता लग गया कि उसकी सेना की ऐसी हालत कर दी भारतीय सेना ने कि 98,000 उसके युद्धबंदी हमने बना लिए। तो वो मान गया कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो इसके बाद उसने फैसला किया कि आमने सामने की लड़ाई में हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, तो उसने टेररिज्म का हथियार अपनाया। और टेररिज्म ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान, आप देखिए उस जमाने में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 90 के दौर से पहले रशिया का भी आगमन होता अफगानिस्तान में। जब अफगानिस्तान में आते तो यही अमेरिका, और जो आज बड़ी बड़ी चर्चा है, देखिए सामरिक दृष्टि बदलती रहती है साहब, ये अमेरिका ने तालिबान को तैयार किया पाकिस्तान की मदद से रशिया के खिलाफ। और जिस दिन ये रशिया चला गया उसके बाद ही अभी तालिबान कहाँ जाते, तो उनको लगा कि इनको हिंदुस्तान की ये बड़ी सामरिक दृष्टि से मैं कहता हूं। बट पाकिस्तान इस खेल में भारत के खिलाफ जो कार्रवाई करने का इसका मकसद था कि जम्मू कश्मीर को हड़प ले, भारत के टुकड़े कर दे, पर वो संभव नहीं हुआ। और पाकिस्तान देर सवेर अब समझ गया साहब, मुझे तो लग रहा है वो समय दूर नहीं है जब पाकिस्तान मेरे ख्याल से 47 के पहले का भारत बन जाना चाहिए, क्योंकि ये जब से टूटने की प्रक्रिया हुई है तब से ये पूरे इस एशिया के महाद्वीप में, दुनिया में इन्होंने कोहराम मचा रखा है। मैं तो ये कहूंगा कि अब समय आ गया है दुनिया भी ये रियलाइज करे कि जो गलती 1947 में जिन लोगों ने की, जिन ताकतों ने की, आज वो ताकतें कमजोर पड़ रही हैं देश में, दुनिया में। तो मैं तो चाहूंगा कि ये पाकिस्तान शब्द ही खत्म हो जाए, मेरे को मेरे पूर्वजों के स्थान पे घूमने की बिना वीजा इजाजत होनी चाहिए। क्या बात कह रहे हैं साहब, ये हमारी भी नहीं, हमारा देश है साहब। और ये सही है कर्नल साहब कि अगर आप सांप पालोगे, उसको दूध पिलाओगे, तो एक समय आता है कि वो खुद को डसता है, उसकी पीड़ा उसको खुद को भोगनी पड़ती है। अच्छा, मैं एक सवाल और ये करना चाहूँगा कर्नल साहब कि 26/11 का अटैक मुंबई पे हुआ, तो क्या आप मानते हैं हमारी सुरक्षा में कोई चूक हुई है जिस वजह से ऐसा हुआ? नहीं होना चाहिए था। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, आपका धन्यवाद। देखिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कोई भी देश चलता है वो पॉलिटिकल विल और लोगों की इच्छा शक्ति पे चलता है। और अगर आपको पता हो 1992 के अंदर मुंबई के अंदर इतना बड़ा हादसा, उस समय देखो आप चलते रहते थे अटैक, और हमारी सरकारें क्या करती थी, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक सैनिक हूं और सैनिक को सैनिक का पक्ष रखना चाहिए। तो जो विभिन्न सरकारें थी, आप देखिए, एक 92 में अटैक होता है, उसमें हमारे सैकड़ों मार दिए जाते हैं। उसके बाद 2008 में ले लो, जयपुर में हमला होता है, और यूपी में हमला होता है, मुंबई में हमला होता है, हम लोगों की लाइन लगी रहती थी उस दौर में। तो कहीं न कहीं ये बात तय है कि हमारी जो गवर्नेंस थी उसकी कमियां थी, नो डाउट अबाउट इट। अब आपने कहा कि क्या कोई चूक रही, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था साहब कि देखिए उन दिनों में इतने हमले होते थे, आईएसआई और पाकिस्तान तो उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ था कि भारत की सरकार हम कितने ही हमले कर ले, ये कभी एलओसी क्रॉस नहीं करेगी, ये कभी मांग नहीं करेगी, ये कभी ठोकेगी नहीं। आपने सुना होगा अभी एक किताब लिखी है उनके ओबामा साहब ने उन्होंने कुछ मैं अगेन बात ये देखिए आप, ओबामा साहब की भारत से क्या दुश्मनी क्या दोस्ती साहब, उसने लिखा कि 2008 के हमले के बाद में जो भारत की सरकार को जो
जो काम करने थे, जो भी हमारे उस समय गवर्नेंस उनकी बात हुई, उन्होंने उनको खुद ने कहा कि अगर हम कार्रवाई करेंगे तो यहाँ दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आ जाएगी। तो ये मानसिकता का थोड़ा कमियां रही हैं, नो डाउट अबाउट इट। और महाराष्ट्र सरकार को तो इंटेलिजेंस इनपुट दिया गया था कि इतने टेररिस्ट, जैसे मैं आपको बता रहा था कि चॉइस की ट्रेनिंग चल रही थी 3 महीने से, और उसके बाद उनको जब आने का खतरा है, तो चूक तो बिल्कुल रही है, ऐसा मैं मानता हूं। चूक हुई है तभी ये हमला संभव हो पाया, नहीं तो नहीं हो पाता। अच्छा कर्नल साहब, 2008 में ये बड़ा हमला था हमारे ऊपर 26/11 का, तब से लेकर आज आप क्या बदलाव देखते हैं इस आतंकवादी गतिविधियों को लेकर के? भारत ने ऐसे कोई कदम उठाए हैं ताकि इन पे लगाम लगी हो या उसमें कमी आई हो, ऐसा कोई बदलाव? जी, मैं आपको इतना बता सकता हूं कि देखिए 2008 का जो ये टेरर अटैक ऑन मुंबई था जी, ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की वोट कोशिश में था। इसके बाद पाकिस्तान को लगने लग गया कि भारत ने ये डिसाइड कर लिया था, हिंदुस्तान ने, कि अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको भी पता है किस प्रकार से देश एकजुट हुआ, युवा इकट्ठे हुए, पूरा का पूरा फैसला हुआ। और जो ओबामा जी ने अब कहा है वो इस बात का भी संकेत है कि उस समय तक हम ढीले थे। बिल्कुल सही। पर जो बदलाव आता, आप देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, टेररिज्म में लड़ने के लिए, जैसा आपने खुद ने कहा, मैं श्रीलंका में रहा हूं। अब श्रीलंका में 2 साल की हमारी जो मेरा वहां टेन्योर रहा, उसके अलग तजुर्बे थे। उसके बाद पंजाब में मैं गया थोड़े दौर के लिए वहां के। पर कश्मीर के उग्रवाद की एक अलग कहानी है। कश्मीर में पाकिस्तान फुल्ली इन्वॉल्व था। 370 के कारण वहां टेररिज्म का जो एक सपोर्ट बेस पाकिस्तान तैयार कर रहा था, वो जड़ें मजबूत थी वहां पर। क्योंकि आप देखिए, हुर्रियत वालों को तो भारत सरकार प्रोटेक्शन देती थी, भारत सरकार उन पे करोड़ों खर्च। तो ये कहीं कहीं मतलब मानसिक तौर पे मैं नहीं कह सकता, बट गड़बड़ थी उसमें। पर जो 2008 के बाद जो उससे पहले टेररिज्म की बात कर रहा था मैं, तो भारत सरकार के पास 1967 का एक हमारा कानून था, जिसके तहत हम लोग अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट था, उसके तहत हम करते थे। पर देखिए, जब ये 90 के दशक में जब टेररिज्म जोर पकड़ता है, तो 87 के अंदर टेररिस्ट टाडा नाम का एक एक्ट आता है। और टाडा के बाद में जब उग्रवादी गतिविधियां, और बिकॉज टाडा से रुकी नहीं, और 87 से लेके 2002 में फिर एक पोटा आता है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट। अब उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उससे पहले टेररिस्ट की डेफिनेशन डिफाइन नहीं थी, देश में डिफाइन ही नहीं थी। जब 2000 में ये एक्ट आता है तो बहुत स्ट्रिंजेंट था। और क्योंकि अब आप समझ सकते हैं, आज जिस प्रकार से कश्मीर में गुप कर वो गैंग बन रही है, किस प्रकार से हो रहा है, 370 हटा, लोग एक्सपोज हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। तो उस समय 2002 दुर्भाग्य रहा, देश में सरकारें शायद 2004 में बदली थी, मुझे ध्यान नहीं है। जी हाँ। और जब सरकार, जो नई सरकार आई, तो वो मिली जुली सरकार थी। आते ही पहला काम उन्होंने किया कि इस पोटा को खत्म कर दिया साहब। बिल्कुल। और खत्म करने के बाद मैं मानता हूं, मेरे जैसे उस समय हम सेना में थे, और मैं उस समय कश्मीर में डिप्लॉयड था साहब। मतलब उग्रवाद की लड़ाई बड़ा नया रूप ले रही थी हिंदुस्तान के अंदर। उस समय जो LOC के उससे पहले कोई फेंस भी नहीं थी। तो ये 2002-1 के पहले गवर्नमेंट ने प्लान किया था, तो फेंस बनने लगी थी। तो मैं कह सकता हूं उस समय इसको हटा करके बहुत गलती की, जिसका अंजाम हमने 2008 के रूप में भुगता। लेकिन अब 2008 के बाद जो बदलाव आते हैं साहब, देखिए, सबसे पहला आता है, जैसे कारगिल वॉर हुआ था, कारगिल युद्ध में कारगिल कमेटी बनी थी, उसमें कुछ दिशा निर्देश गवर्नमेंट के लिए दिए, और समय लगता है कोई भी बदलाव आने में। पर सबसे बड़ी 2008 के बाद NIA का गठन होता है साहब, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। अब ये क्या इंटेलिजेंस लेती है और फिर ये एग्जीक्यूट करती है। तो मैं मानता हूं आज जो NIA का रूप है, जो पहले कश्मीर में लागू नहीं होता था 370 के कारण, अब ये पूरे देश में लागू है। मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा एक देश ने अच्छा फैसला किया। एक था नेशनल नेट ग्रिड कहते हैं उसको हम, वो भी उसी दौर में आया, क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज थे उनको एक जगह हमने करने थे। और एक नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, जिसको NCTC कहते हैं हम, एक एपेक्स बॉडी नाम का हमारे पास कोई एक जगह नहीं थी जहां होम मिनिस्ट्री अपना काम करती थी, अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे अभी CDS अभी सेना का एक आया, वैसे टेररिज्म से लड़ने के लिए कोई एक सेंटर नहीं था। बट जो NCTC जो बनाया, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, ये एक बहुत बड़ी थी। एक और हमारा था मल्टी एजेंसी सेंटर MAC, एक, और MAC जो मल्टी एजेंसी सेंटर था, ये कारगिल रिपोर्ट के अंदर, ये 99
में एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया था। तो ये जो 3-4 बदलाव आए, इससे लेकर के एक टेररिज्म के खिलाफ देश की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, डिफेंस सर्विसेज, गवर्नमेंट, वो एक प्लेटफॉर्म पे आई। और उसके बाद आप देख सकते हैं आजकल मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान अब हिमाकत कर सकता है पिछले। और एक चीज़ और है साहब, ये जो बदलाव हुआ 2008 के बाद, पहले नागरिक बदले, फिर नागरिकों ने अपने ही मंशा के ऐसे लीडर ढूंढे जिसने भारत की बदली हुई तस्वीर दी, और आज पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है, हाथ जोड़ता घूमता है, मैं ऐसा मानता हूँ। नहीं, बिल्कुल, मैं भी यही पूछना चाह रहा था आपसे। मेरा अगला सवाल शायद यही था। बिल्कुल बिल्कुल कि हिंदुस्तान के हौसले अब बुलंद है, उसने बहुत सी तैयारियां कर रखी है, तो शायद पाकिस्तान का मनोबल अब उतना नहीं रहा होगा कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ ऐसी हिमाकत करें। आए दिनों में आप भी देखते हैं कि जो उधर से शेलिंग होती रहती है, सीज फायर ये क्या आपका तोड़ते रहते हैं, और उसका जवाब जो हिंदुस्तानी फ़ौज उनको जिस तरीके से देती है, और हाल ही में अभी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से जो उन्होंने उनके कैंपों को टारगेट किया है, ये एक बहुत बड़ा सबक है। और उसके अलावा बालाकोट हुआ, और उससे पहले उरी वाला जो कार्रवाई, उड़ी का कार्रवाई हिंदुस्तान ने की। तो मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान का मनोबल उतना नहीं रहा, वो बहुत हद तक सदमे में और कौमे में। आप क्या मानते हैं इस बात को, क्या ये सही है? साहब, आपका सवाल इतना बढ़िया है, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। आपने बड़ा अध्ययन किया इस विषय पे सवाल पूछने के लिए। मैं बताना चाहूँगा, देखिए, कोई भी देश में कोई भी तंत्र काम करता है साहब जी, वो तंत्र करता है नागरिक क्या चाहते हैं वहां के। बिल्कुल। जब 2008 में नागरिकों ने रियलाइज कर लिया कि अब हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। देखिए, एक बदलता हुआ सरकारों, मैंने आपको कहा कि 2004 के अंदर जब कोई नई सरकार बनती है, वो उस पोटा को ही गायब कर देती है यार। अब ये कैसे, और उन्होंने नाम क्या दिया कि ये पॉलिटिशियन के खिलाफ। पर चलिए, वो विषय नहीं है। पर अब क्या होता है, बदला हुआ भारत का एक रूप देखने को मिलता है 2012-13 के बाद में। 2014 में जो सरकार भारत के नागरिकों ने चूज की, मैं मानता हूं वो सरकार थी जिसने दो चीजें बहुत क्लियर की। पहला, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिस्ट एक्ट, बिल्कुल वेरी क्लियर। मैं भारत के नागरिकों को बधाई देना चाहूंगा, आपको भी बधाई देना चाहूंगा, आप जैसे मीडिया और इस तरह के माध्यम से बात गई। दूसरी, उन्होंने कहा टेरर एंड नो टॉक्स, टेरर बंद करोगे तो ही बात करेंगे, वरना देरी। ये दो चीज ऐसा बड़ा फैसला था, और मोदी जी को बधाई हो, ऑब्वियसली ही इज अ सिंगल मैन आर्मी जिन्होंने ये फैसले किए हैं। और इसके बाद देखिए, यही दो फैसले अकेले देखना उचित नहीं होगा। दुनिया के पटल पर हमारी भारत सरकार या जो भी पहले सरकारें होती थी, जो भी राजनेता होते थे, आप खुद सहमत होंगे साहब, जब भी कोई बड़े से बड़ा, यार 176 पीपल डेड इन मुंबई, जीडीपी फेल डाउन बाय 3%, एंड स्टिल सरकारें बात करती हैं, हम बात करेंगे, हम देखेंगे। एंड मैं आपको बता सकता हूं, भारतीय सेना उस समय भी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार थी, पर ओबामा साहब ने बोल दिया, तो अब ये कोई राजनीति का प्रश्न नहीं है। सही बात है। पर जो बदलाव आए, आपने बहुत सही कहा। देखिए, उसके बाद क्या होता है, पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल ये दो मैसेज दे दिए। और दूसरा, जो भारत के अंदर जो पाकिस्तान और चीन की भाषा बोलते थे, उनको भी नागरिक सोशल मीडिया जवाब देने लगे कि भैया आप अब चुप हो जाओ, और समय तुम्हारा जा चुका है। देश हर युवा के लिए, हर नागरिक के लिए नेशन फर्स्ट है। और उसके कारण क्या बदलाव आता है, अब आप देखिए, पाकिस्तान आइसोलेट। अब कैसे 2014, 15, 16, 17, 18, 19, आज 20 ऐसा। सबसे मोटी बात, आपने खुद ने कहा, उड़ी हमला जी, उधमपुर हमला, ये हमले हुए। पर उस उड़ी हमले के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई, मैं बड़ा अचंभित हूं कि इस देश के बड़े ज्ञानी लोग बाग जो कहते थे प्रूफ दे दो, अब पाकिस्तान खुद रोके कह रहा कि भाई तुमने मारे। तो कहने का था, जो बदला हुआ भारत आया, नहीं, मोदी जी अकेला नहीं है, मोदी जी एक प्रतिबिंब है हमारे देश के नागरिकों का, युवाओं का। तो जो भारत सरकार ने उसको सर्जिकल स्ट्राइक करके, पाकिस्तान, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, सैनिक होने के नाते मैं उन इलाकों में डिप्लॉयड रहा हूं, बिल्कुल उस पोस्टों के ऊपर जहां हमने सामने। बिल्कुल, मैं आपसे वो आपके व्यूज भी लूंगा कि आपके अनुभव क्या रहे। कभी नहीं सोचता था उड़ी हमले से पहले कि कभी हिंदुस्तानी हिमाकत कर सकता है कि बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आ जाएगा। जब उनको उस दिन जब ठोक के आते, वो तो सो रहे थे साहब। बिल्कुल। और जिस प्रकार से हमारे सैनिकों ने, कमांडोज ने काम किया, बधाई के पात्र हैं। मैं तो आपको सल्यूट करना चाहूंगा एक सैनिक होने के नाते। सही कह रहे हैं। उसके बाद बदलाव आता है पुलवामा हमला। पुलवामा हमला पता नहीं कौन सी से मतलब दिनों की बात वहां करते हैं, तो वहां भी देश के अंदर जो पाकिस्तान के साथी यार होते हैं, हर जगह होते हैं साहब, ये मीर जाफर और जयचंदन कमी नहीं। बट देखिए, देश ने संकेत क्या दिया, स्ट्राइक किया पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप पे। हमने सेना पे नहीं किया, टेररिस्ट कैंप पे, बिकॉज हमें तो पता है ये
उसके बाद पाकिस्तान और दुनिया के अंदर जो हमें समर्थन मिला दुनिया का, वो बहुत ही सराहनीय था। हमारी सरकार की तारीफ होनी चाहिए, हमारे ब्यूरोक्रेट्स की, जो अधिकारी जो ये काम करते हैं। सरकार तो साहब आज आई आज गई, बेचारे अधिकारी जो वर्षों से लगे रहते हैं, फॉरेन पॉलिसीज में बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे सबसे बड़ा श्रेय जाना चाहिए भारत के नागरिकों को, जिस प्रकार से वो हर मीडिया के माध्यम से सरकार को बाध्य किया कि अब तुम पुराना भारत नहीं, ये नया भारत है। और पाकिस्तान तो अब कागार आ गया। आप देखिए अभी नेक्स्ट जो चर्चा चल रही है, चीन और ये मसला छोड़ दीजिए, पाकिस्तान पीओके भारत लेगा। भारत की सेना कह चुकी है, सीडीएस इशारे कर चुके हैं, मोदी जी कह चुके हैं, पार्लियामेंट कह चुकी है, होम मिनिस्टर, और हम सबका भी इंतजार है, हम सबका भी इंतजार है कि हम बिना वीजा हमारे गिलगिट बाल्टिस्तान जाना चाहते हैं, ऐसी मेरी इच्छा है। और जो भारत हमारा असली भारत है वो हमें मिलना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अच्छा, मैं एक और बात आपसे जानना चाहूँगा। आप श्रीलंका, पंजाब और कश्मीर में लंबे समय तक टेररिज्म के खिलाफ लड़ते रहे। जी जी। आप साहसी फौजी भी हैं। आपकी बातों से मुझे गर्व फील हो रहा है। मेरी आत्मा जो है बाग बाग हो रही है। आपके चेहरे पर वो रौनक, वो रुआब, एक फौजी का रुआब अलग होता है साहब। एक फौजी से जब बात होती है तो हमारा सीना भी चौड़ा हो जाता है। सौभाग्य है कि आप मुझे इतना प्रेम देते हैं। नहीं सर, आपकी बदौलत हम सब सेफ है। हिंदुस्तान अगर सेफ है, हिंदुस्तान की सीमाएं अगर सेफ है, तो वो आप जैसे फौजियों की बदौलत है। और जिसका अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं पाकिस्तान को किस तरह से जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने चीन को भी ठोक दिया है, चाइना ने भी घुटने टेक दिए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो आपने सर लंबे समय तक श्रीलंका, पंजाब और कश्मीर में अपनी सेवाएं दी, तो आपके क्या अनुभव रहे हैं वहाँ टेररिज्म को लेकर? देखिए सब टेररिज्म पे मैंने, जैसे आपने खुद ने बताया कि मेरा रिसर्च सब्जेक्ट भी टेररिज्म रहा है। एक तो आपने पीएचडी भी किया, एक तो जमीनी स्तर पे जो श्रीलंका का टेररिज्म, जो उग्रवाद की लड़ाई थी, वो एक अलग लड़ाई थी। वहां उनके नागरिकों के साथ ऐसा माना जाता था कि सरकारी तंत्र द्वारा अन्याय होता था। पंजाब की लड़ाई ऐसी थी जहां सरेआम पाकिस्तान, हमारे सबसे पेट्रियोटिक कम्युनिटी सिख्स हैं साहब भारत में। देखो जी जी, ये तो आप मानते हैं, सिख गुरुओं ने हमें भारत को बचाया है आक्रांताओं से। बिल्कुल बिल्कुल सही। और उस कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान ने शुरू किया वहां पर। मैं एक छोटा सा वाक्य लेता हूँ। मैं खुद एनसीसी में रहा हूँ और मैंने 2-3 कैंप भी किए हैं। कौन से वर्ष में, कौन से यूनिट थी? सर मैं सेकंड राज बटालियन में ही था। अच्छा, और मैंने एक एनआईसी कैंप भी किया है, वो जबलपुर में थे हम लोग। मैं एनसीसी का ग्रुप कमांडर जोधपुर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। एनसीसी में डायरेक्टर एमएसपी रहा था। उस वक्त जो हमारे कमांडर थे वो हमें एक किस्सा सुनाया करते थे कि जो पंजाबी सिख हमारे फौजी भाई थे, वो उनका जो डील डोल था, लंबा चौड़ा बदन होता था और वो सुबह सुबह दातुन करते थे, तो लकड़ी, नीम के दातुन से वो चबाया करते थे। तो लोग उसी से खौफ खाते थे कि ये लकड़ी चबाने वाले फौजी हमको कहाँ बख्शेंगे। तो उनका एक खौफ था पाकिस्तान में और दूसरे देशों में भी कि सिख फौजी बहादुर भी होते हैं और उनका जो डील डोल है वो भी इस तरह का होता है कि 2-3 फौजियों के लिए तो एक सिख ही बहुत होता है। नहीं, बिल्कुल काफी होता है। तो मैं आपको वही तो चर्चा कर रहा था कि देखिए पंजाब को उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की, फिर वो चले गए कश्मीर में जी। अब कश्मीर एक ऐसा अनफिनिश्ड एजेंडा था 1947 का। पूरी दुनिया की ताकतें इसको, आप देखिए मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जब लोग बड़ी बड़ी दुहाई देते हैं, कुछ लोग कहते थे कि भारत के टुकड़े होंगे हमारे शरीर के, ओवर माई डेड बॉडी, तो वो उन्होंने तो एक धरना भी नहीं दिया 47 में जब भारत के टुकड़े कर दिए और कोई प्रकार का विचार। पर सवाल ये उठता है कि जो टेररिज्म की जो नींव है, ये अकेला पाकिस्तान नहीं है और ना था। ये वो ताकतें हैं जो हमारे भारत को तोड़ने में सफल रही और उनकी और मंशा थी कि भारत के और टुकड़े हो। कश्मीर को कभी भारत में चाहते ही नहीं थे, तभी तो 370 लगाया। सौभाग्य आपका हमारा कि 370 को पार्लियामेंट ने हटा दिया और जिसके कारण अब कश्मीर प्रॉपर इंटीग्रेटर, आज भारत बात करता है कि पीओके हमारा दे दो। तो मैं मानता हूं ये जो अंतरराष्ट्रीय साजिश थी जिसका भारत ने जवाब, और अभी हमारा गवर्नेंस, आई एम श्योर थिंग्स आर बेटर। और जहां तक पीओके की जमीन है, आप देखिए भारत सैनिकों की मनोबल की बात करता हूं मैं। मेजर उन्नी कृष्ण, मैं आपको बोल रहा था 7 बिहार के थे, हमारी के एनएसजी में जो अधिकारी जाते हैं, आर्मी से डेपुटेशन पे जाते हैं, वही क्यों आप गलवान में देख लो, गलवान घाटी के अंदर वो जो हमारी बिहार रेजिमेंट थी, जो कर्नल साहब जो युवा थे, उन्होंने किस प्रकार से हमारे 50-60 जवान और अधिकारियों ने चीन के 150 से ज्यादा आदमियों की गर्दनें तोड़ के मार दिया सर। तो मैं मानता हूं भारत के सैनिक से बढ़िया सैनिक दुनिया में कोई नहीं मिल सकता हमको।
और तो और देखिए एयरफोर्स की जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, जी। आपने आपने अभिनंदन जी की कहानी सुनी बिल्कुल, होगी, बिल्कुल। किस प्रकार से उन्होंने एक हवाई जहाज जो बहुत इंफीरियर टेक्नोलॉजी भाई ठोक दिया। तो मैं मानता हूं कि भारत का जो खौफ पाकिस्तान में है वो बिल्कुल सही है। जो खौफ नहीं था तो वो हमारे राजनेताओं का उधर नहीं था, वो राजनीतिक खौफ भी पाकिस्तान के चेहरे में नजर आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कर्नल साहब, आज का भारत बदला हुआ भारत है, 1947 वाला भारत नहीं है। अब हमले से पहले विदेशी ताकतों को 3 बार सोचना पड़ता है कि हमें करना है कि नहीं करना है, खौफ उनके चेहरे पर अरे नजर साहब वो आता है। कर ही नहीं सकता। मैं आपको बताता हूं, नागरिकों को जो एलओसी के ऊपर वो पार करने की कोशिश करते हैं रोज रात, आप देखते होंगे अगर वो एक ट्राई करता है तो भारत ईंट का जवाब बहुत क्लियर कर पत्थर से दिया। देता है। पत्थर नहीं, ईंट का जवाब वो गोले से देता है। और पाकिस्तान की अब हिम्मत नहीं है। ठीक है, हमारा नुकसान होता है, सैनिक हैं, पर जो लोग ऐसी चर्चाएं करते हैं कि ये कभी पीस आनी चाहिए, कबूतरबाज, अच्छा, मैं तो भारत के बहुत उन लोगों को बहुत कहना बढ़िया चाहूंगा। कर्नल साहब, आपने बहुत अच्छी बात मैं हमारे आखिरी बात दर्शकों ये के लिए कहना बताई। चाहूंगा, भारत के नागरिकों को जो देश के अंदर जो सेना का मनोबल और जो हमारे तंत्र का मनोबल तोड़ते हैं उनको एक्सपोज कीजिए। भारत बदल गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कर्नल साहब, आप ने आज इस टॉपिक पर बहुत बढ़िया चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला। आपका भी प्यार के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सर, नमस्कार।